एक अनजानी और दूर की गैलेक्सी जहाँ न कोई जिंदगी है न कोई सिविलाइजेशन। एक ऐसी जगह जो ह्यूमन आंखों से कभी देखी नहीं गई। वहाँ एक स्पाइरल गैलेक्सी अपने आप में घूम रही है, एक खामोशी के साथ, एक मिस्टिकल डांस में। लेकिन अचानक एक कॉस्मिक एनर्जी ब्लास्ट होती है और स्पेस के बीच में एक फ्यूचरिस्टिक और मैसिव मशीन दिखती है, जैसे किसी ने यूनिवर्स के फैब्रिक को तोड़कर उसे बनाया हो। स्पाइडरमैन आंखों से देखता है और कहता है ओ माय। उसके चेहरे पर डर और खामोशी दोनों है। साथ ही द थिंग्स और मोनिका रैम्बो भी कंफ्यूज्ड है। इस पे द थिंग्स बोलता है ये ब्रुकलिन तो नहीं हो सकती, यहाँ तो सिर्फ तारे हैं। और सभी सुपर हीरोज रियलाइज करते हैं कि वो किसी और डायमेंशन में आ चुके हैं। क्या यह किसी बड़े वॉर की शुरुआत है या कोई डिवाइन टेस्टिंग ग्राउंड जहाँ सबको अपनी स्ट्रेंथ, यूनिटी और विल पावर दिखानी पड़ेगी। सीक्रेट वॉर की ये कहानी एक ऐसे बैटलफील्ड से शुरू होती है जहां सुपर हीरोज और विलन को चुना गया है एक कॉस्मिक शोडाउन के लिए, जहां सर्वाइवल ही सब कुछ है। द वॉर बिगिंस। ये लफ्ज सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक सिग्नल है। एक ऐसी मोमेंट जहां दुनिया के सबसे बड़े हीरोज एक जगह पे खड़े हैं, कंफ्यूज्ड, शॉक्ड और तैयार भी। रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। वो समझ रहा है कि किसी अननोन फोर्स ने एटॉमिक लेवल पे इन सभी को किसी और डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया है, मैटर को तोड़कर एनर्जी को बना के। पर टोनी स्टार्क बोलता है ये ऑब्वियस था क्या? और जॉनी स्ट्रॉम AKA ह्यूमन टॉर्च मजाक उड़ा रहा है। थोड़ा इंग्लिश में समझा दो कोई। आयरन मैन होवर कर रहा है, हल्क काम दिख रहा है, थॉर अपनी माइटी प्रेजेंस के साथ खड़ा है और स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, सी हल्क, हॉकाई, स्ट्रॉम, साइक्लॉप्स, जेवियर और कैप्टन अमेरिका के साथ सभी हीरोज एक ही जगह पे जमा हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक बैटलफील्ड का इंट्रो है जहां एक गलती हो सकती है आखिरी। नाइट क्रॉलर कंफ्यूज्ड है, कोलोसल अलर्ट है और बैकड्रॉप में एक एलियन स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां कुछ और भी बड़ी चीजें प्लान हो रही है। ये सभी हीरोज नहीं जानते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये सिर्फ एक वॉर नहीं, ये है सीक्रेट वॉर। तो फाइनली इंट्रोडक्शन शुरू हो चुका है। कैप्टन अमेरिका प्राउडली एवेंजर्स की टीम को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हम हैं माइटी एवेंजर्स, थॉर, कैप, आयरन मैन, हॉकाई, वॉस्प और ये है वुल्वरीन। सबको पता ही है हम कौन हैं। प्रोफेसर एक्स अपने एक्स-मैन को इंट्रोड्यूस देता है। स्ट्रॉम, साइक्लॉप्स, नाइट क्रॉलर, वुल्वरीन, रफ सभी रेडी हैं वॉर के लिए। स्पाइडरमैन अपनी चिल स्वैग में बोलता है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडी और फैंटास्टिक फोर के मेंबर भी अपनी एंट्री मारते हैं। रीड रिचर्ड्स, थिंग्स, ह्यूमन टॉर्च, बट इनविजिबल वुमेन अभी मिसिंग है। पर तभी एक शॉक वेव जैसा मोमेंट होता है जिससे कैप चिल्लाता है लुक 4 o'clock हाई और सबके सामने आता है एक डिवास्टेटिंग प्रेजेंस, गैलेक्टस। और उसके नीचे विलेंस का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर डूम, इंचांट्रेस, अल्ट्रॉन, कैंग, एब्जॉर्बिंग मैन, मॉलिक्यूलर मैन, लिजर्ड और रेकर सभी भेड़ियों की तरह इकट्ठा हो गए हैं। प्रोफेसर एक्स बोलता है मैं इनका मेंटल स्कैन कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की इविल ऑरा इतनी गहरी है कि मुझे तकलीफ हो रही है। विलेंस भी कंफ्यूज्ड हैं, वेयर वी आर, व्हाट हैपन। पर एक बोल्ड लाइन सुनाई देती है हु केयर्स, आई एम इन द प्रिजन, नाउ आई एम आउट। ये है हीरोज और विलेन का पहला आमना सामना। बैटल का एपिक सेटअप हो चुका है और टेंशन एकदम पीक पर है। जब हीरोज अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे थे, वही दूसरी तरफ विलेन की लाइनअप भी रिवील हो रही थी। इंचांट्रेस, अल्ट्रॉन, एब्जॉर्बिंग मैन, रिकर, थंडरबॉल, बुलडोजर, लिजर्ड, कैंग, मॉलिक्यूलर मैन और डॉक्टर ऑक्टोपस। और इन सभी में से सबसे ज्यादा डेंजर डॉक्टर डूम। डूम प्राउडली बोलता है ये सब डेंजरस इंडिविजुअल तो हैं, पर मैं इन सब से ऊपर हूँ। और तभी उसकी सेंसर्स डिटेक्ट करती है एक और शिप जिसमें होते हैं हीरोज। डूम बोलता है इंटरेस्टिंग, ऐसा लगता है कोई वॉर शुरू हो गई है। मीनवाइल हीरोज के खेमे में मैग्नीटो की एंट्री से टेंशन हाई हो जाती है। द थिंग्स बोलता है मैग्नीटो यहाँ पे क्या कर रहा है। सब उससे सवाल करते हैं ये मैग्नीटो जैसे मर्डरर को यहाँ किसने बुलाया है, जिस पर मैग्नीटो का जवाब एकदम रॉयल स्टाइल में आता है मैं एक म्यूटेंट हूँ, ह्यूमैनिटी का दुश्मन नहीं, अपनी रेस का डिफेंडर हूँ। मैं यहाँ क्यों लाया गया मुझे पता नहीं, पर मुझे ये इनअप्रोप्रिएट लगता है कि मुझे तुम जैसों के साथ रखा गया। मैग्नीटो का यह एरोगेंस वॉइस पूरे रूम में गूंजता है।
लेकिन प्रोफेसर एक सरल आवाज में बोलते हैं, केयरफुल मैग्नेटो, तुम्हारा घमंड तुम्हें ही ले डूबेगा। इसके बाद एक कॉस्मिक मोमेंट होता है जिस पर कोलोसल चिल्लाता है, वेट, समथिंग इज हैपनिंग। सब ऊपर देखते हैं, लुक द स्टार्स। ये सिर्फ एक वॉर नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड का खेल है। जब सभी हीरोज और विलेन ऊपर देख रहे थे तभी एक ऐसा कॉस्मिक दृश्य अनफोल्ड होता है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दैट एंटायर गैलेक्सी इज बीइंग डिस्ट्रॉयड। एक कंप्लीट गैलेक्सी एक झटके में मिटा दी गई है, जैसे किसी इनविजिबल गॉड ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके पूरी गैलेक्सी को साफ कर दिया हो। थॉर, एक एस्कार्डियन गॉड, खुद शॉक में बोलता है, स्विफ्ट अवे लाइक डस्ट बिफोर सम अनसीन जायंट हैंड्स। और डूम का भी रिएक्शन आता है, बस एक शब्द, अनबिलीवेबल। एक कंप्लीट गैलेक्सी वैनिश्ड, जैसे कभी था ही नहीं। ये वार्निंग है, ये इंट्रोडक्शन है उस पावर का जो अभी सामने आने वाला है। पिछली गैलेक्सी तो मिट चुकी थी, लेकिन अब जो होने वाला है वो है अनइमेजिनेबल। वी आर मूविंग एट फैंटास्टिक स्पीड। और अचानक एक प्लैनेट फॉर्म होता है एक नए तारे के पास। दैट इज द ओनली स्टार रिमेनिंग फ्रॉम द एंटायर गैलेक्सी। जो कुछ बचा था उससे ही बन रहा है एक नया संसार। और सबसे बड़ा शॉक कि ये सभी चीजें किसी अनदेखी ताकत की मर्जी से हो रही है। कॉमिक्स में हम डॉक्टर डूम का रिएक्शन देखकर ये पता लगा सकते हैं कि ये पावर कितनी ताकतवर है। खुद डूम डर गया है। अगर डॉक्टर डूम जैसा विलेन डर गया है, इसका मतलब बात बहुत ही ऊपर की है। लेकिन विलेन्स के बीच में भी टेंशन कम नहीं। एब्जॉर्बिंग मैन और डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच लड़ाई हो जाती है और वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर वार करने वाले थे। इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है और कहानी में एंट्री होती है अल्ट्रॉन की। अल्ट्रॉन की एंट्री ने पूरे माहौल को बदल दिया। एक समय पहले तक विलेन्स आपस में भिड़ रहे थे और अगले ही पल में सबकी जान पर आ गई। अल्ट्रॉन जो एडमेंडियम से बना है और एक फ्यूजन रिएक्टर से पावर्ड है, जो कि उस टाइम पर हर किसी के लिए खतरा बन गया। एब्जॉर्बिंग मैन तो बच गया क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन बाकी सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। डॉक्टर डूम तक घबरा गया और मॉलिक्यूलर मैन से अल्ट्रॉन को रोकने के लिए कहा, लेकिन मॉलिक्यूलर मैन अब सिर्फ एक डरा हुआ इंसान बन चुका था जो बस छिपना चाहता था। अल्ट्रॉन का आतंक धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिस पर डॉक्टर डूम ने मॉलिक्यूलर मैन को तैयार किया कि उसे अल्ट्रॉन से लड़ना ही होगा। किसी तरह से मॉलिक्यूलर मैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और अल्ट्रॉन को काबू में कर उसे सीधा गैलेक्टस की तरफ फेंक दिया। अल्ट्रॉन की ताकत का घमंड तो देखो, उसे लगा कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है कि उसका एडमेंटियम बॉडी अनडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन जैसे ही गैलेक्टस ने उसकी ओर देखा, सबका दिल दहल गया, क्योंकि अब खेल गैलेक्टस के हाथ में है। और इसके बाद कहानी में अब जो कुछ भी होगा वो गैलेक्टस के मर्जी से होगा। अल्ट्रॉन ने गैलेक्टस पर वार किया। पिछली बार की तरह अल्ट्रॉन को भी यही लगा कि ये गैलेक्टस भी बाकी सारे विलेंस में से एक है। उसने गैलेक्टस पर वार किया, लेकिन उसका अंजाम किसी ने भी सोची भी नहीं होगी। गैलेक्टस ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी कीड़े मकोड़े को देख रहा है, और उसके बाद बिना किसी एफर्ट के उसने अल्ट्रॉन की एनर्जी को अपने मुंह में खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मोमबत्ती बुझा रहा हो। चारों तरफ शॉक में खड़े हीरोज को अब बातें समझ में आ रही थी कि गैलेक्टस कोई आम विलन नहीं है, ये कॉस्मिक लेवल का खतरा है और शायद इन सब का विनाश उन्हीं के हाथों लिखा है। इसके बाद अचानक से आसमान फटता है और एक कॉस्मिक दरवाजा खुलता है, मानो जैसे ब्रह्मांड खुद जग उठा हो। चमक इतनी तेज थी कि सूरज भी फीका लगने लगा और सिर्फ गूंजती है एक ही आवाज, आई एम फ्रॉम बियॉन्ड। वो कहता है अपनी दुश्मनों को मारो और जो चाहो सब तुम्हारा होगा। ये कोई इल्यूजन नहीं था, ये एनर्जी इतनी रियल थी कि हर विलन, हर हीरो इसको महसूस कर सकता था। और ये डार्क और नेगेटिव एनर्जी जो चारों तरफ फैल रही थी, ये एनर्जी थी मार्वल के सबसे बड़े विलन बियॉन्डर की। मार्वल का सबसे रहस्यमय और ताकतवर कॉस्मिक बीइंग, जिसने पूरी मल्टीवर्स के डायरेक्शन को बदल दिया। पिछले पेज में हमने ये देखा कि बियॉन्डर की एंट्री हो चुकी है और इस वक्त मार्वल के 3 सबसे खतरनाक और खुखार विलन डॉक्टर डूम, बियॉन्डर और गैलेक्टस एक ही साथ एक ही जगह पे उपलब्ध हैं और तीनों एक दूसरे को अपने आप से ऊपर मानते हैं। यू बियॉन्डर, ये शब्द गूंजते हैं गैलेक्टस के मुंह से, जो बात कर रहा है बियॉन्डर से, उस कॉस्मिक एंटिटी से जिसे पूरे ब्रह्मांड को निगल जाने वाला देवता माना जाता है। गैलेक्टस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तू इस मल्टीवर्स के परे की शक्ति है, लेकिन मेरी भूख जो कभी खत्म नहीं हो सकती, तू उसे
खत्म कर सकता है और गैलेक्टस बिना रुके सीधे कॉस्मिक रिफ्ट की तरफ उड़ पड़ता है। जैसे लग रहा था अब और इंतजार मुमकिन नहीं। नीचे से ल्यूक केज की आवाज आती है, होली ही स्मैश्ड आउट, और उसी पल डॉक्टर डूम भी चुपचाप उसी दिशा में उड़ जाता है। किधर, क्यों, किस लिए, ये किसी को पता नहीं। पर दो कॉस्मिक मल्टीवर्सल सुपर विलेंस गैलेक्टस और बियॉन्डर के बीच में डॉक्टर डूम एंट्री क्यों लेना चाहता है? क्या डॉक्टर डूम को भी किसी कॉस्मिक सच का अंदाजा हो गया है? Think of me as one from beyond. Call me the Beyonder. I am Dr. Doom. I have broken no rule of yours. Now stand aside. I must deal with these upstarts. Who are you? I am from beyond. He asked who you are, Vanilla Shake. I've told you, I'm from beyond. You're the Beyonder. Got it. But only Galactus shall roam the cosmos. पिछले पेज में हमने देखा था कि गैलेक्टस और बियॉन्डर का फाइट होने वाला है। गैलेक्टस तो सीधे बियॉन्डर की तरफ टकराने जा रहा है, पर हैरानी इस बात को लेकर होती है कि गैलेक्टस के पीछे एक और इंसान भी उड़ता हुआ आ रहा है। वो है डॉक्टर डूम। अपने हिडन रॉकेट बेल्ट और फोर्स फील्ड के साथ वो गैलेक्टस के एनर्जी के ट्रायल में घुस चुका है और अपने आप से बातें करते हुए बोल रहा है कि अगर इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति है तो डूम उसे हासिल जरूर करेगा। उसकी आंखों में सिर्फ एक लालच है, पावर और सीक्रेट्स की। वही गैलेक्टस की एनर्जी इतनी तेज है कि बियॉन्डर के तरफ बढ़ते ही कॉस्मिक बैरियर उसे रोकता है, बट डूम रिफ्यूज टू बैक डाउन। नो, मस्ट नॉट बी डिनाइड। उसके चारों तरफ उबलती हुई कॉस्मिक एनर्जी है जो उसे आगे जाने की इजाजत नहीं देता, बट डॉक्टर डूम की नजरें अब सिर्फ गैलेक्टस पर है। अगर वो उस बैरियर को तोड़े तो डॉक्टर डूम भी बियॉन्डर तक पहुंच सकता है और तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये टकराव थी तीन कॉस्मिक एंटिटीज की, गैलेक्टस, डूम और बियॉन्डर। बियॉन्डर ने गैलेक्टस और डूम को ऐसे फेंका जैसे मक्खियां उड़ाई जाती है, जिससे कैप्टन अमेरिका भी शॉक हो जाता है और बोलता है गैलेक्टस इज लेस देन अ फ्लाई फॉर अ बियॉन्डर्स। तभी सब टूटे फूटे मलबे जमीन की तरफ गिरते हैं, जिससे हीरोज के खेमे में भगदड़ मच चुकी है। हर कोई अलग अलग दिशा में जा रहा है और तभी सारे सुपर हीरोज पलक झपकते ही एक अनजान प्लैनेट पर उतरते हैं। कैप्टन अमेरिका एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो बोलता है सर्कल बनाओ, चौकन्ने रहो, आयरन मैन अपनी रडार चालू रखो। अब देखो कैप्टन अमेरिका एक बॉर्न लीडर है, इस वजह से वो आने वाले खतरे के लिए सबको तैयार कर रहा है। हल्क, स्पाइडी, वुल्वरिन, बाकी सारे हीरोज भी रेडी हैं क्योंकि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी पीछे से आवाज आती है, गुड एट गिविंग ऑर्डर्स आंटी। जवाब आता है, यस ही इज मे बी द बेस्ट। अच्छा, सारे हीरोज जो कि किसी नए प्लैनेट पर टेलीपोर्ट हो चुके हैं, तो अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या वो लोग मैग्नीटो पर ट्रस्ट कर सकते हैं? कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और बाकी हीरोज को भी कोई विलेन नहीं दिखता, पर वॉस्प तुरंत पॉइंट करती है, देयर इज वन राइट देयर। वो इशारा कर रही थी मैग्नीटो के तरफ। हॉकाई और सी हल्क तो उसे सीधा कातिल कहते हैं। इतना सुनने के बाद मैग्नीटो चुप नहीं रहता। वो बोलता है, मैं बियॉन्डर के द्वारा चुना गया हूँ। हल्क और थॉर भी टेंस हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स कहता है, अब समय नहीं है उसे जज करने का, हमें उसकी पावर की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। दूसरी तरफ वुल्वरिन और हॉकाई की तू में स्टार्ट हो जाती है, जिस पर साइक्लॉप्स बीच में आता है, लेकिन वुल्वरिन बोलता है, साइक्लॉप्स इज अ जर्क बट ही इज आवर जर्क। जैसे हम दोस्त लोग आपस में बात करते हैं ना। बहरहाल टेंशन अब एक्सप्लोड करने वाला है। ह्यूमन टॉर्च गुस्से में चीखता है, ही इज अ बैड गाय, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, और सीधा मैग्नीटो पर हमला कर देता है। लेकिन मैग्नीटो कामली जवाब देता है, हिम्मत है तो आ जाओ, और फिर वो दिखाता है अपनी असली ताकत, आई एम होमो सुपीरियर। मैग्नीटो एक पल में आयरन मैन, शी हल्क और बाकी हीरोज को हवा में उछाल देता है। वो कहता है, थॉर के अलावा कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़े टाइम के लिए थॉर भी शॉक हो जाता है, पर तभी प्रोफेसर एक्स चिल्लाता है, स्टॉप, अभी हमें इसकी पावर की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे के साथ मत लड़ो। लेकिन साइक्लॉप्स और मनिका रैम्बो आपस में भिड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि तेरी ऑप्टिक ब्लास्ट कुछ भी नहीं है मेरी एनर्जी फॉर्म के आगे। हल्क कहता है, दे आर नट्स, और कोलोसल भी इस बात पे अग्री करता है, यस आई एम इंक्लाइंड टू एग्री। अपनी ताकत का छोटी सी प्रदर्शन करने के बाद मैग्नीटो बोलता है, आई विल नॉट सी म्यूटेंट ब्लड स्पिल्ड ऑन माई बिहाफ। इसके बाद वो उड़ जाता है। मिस्टर फैंटास्टिक मैग्नीटो की पावर्स को समझने का ट्राई करता है और कहता है कि वो मैग्नेटिक रिपल्सन का यूज
कर रहा है फ्लाई करने के लिए। अब देखो दुनिया का सबसे स्मार्ट बंदा वहाँ पे खड़ा होगा तो उसे आसपास का नॉलेज तो होगा ही। इसके बाद रीड रिचर्ड्स बोलता है अब लीड कौन करेगा। ये बात सुनकर कुछ सुपर हीरोज रीड को ही टीम लीड करने का सजेशन करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और हम ये समझ भी सकते थे कि ये क्यों है, क्योंकि उसका दिल अभी भी उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और अनबॉर्न बेबी के पास है। और कहानी के स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि इनविजिबल वुमन AKA सुई स्टॉर्म वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हल्क और बैनर भी हेजिटेट करते हैं। बैनर बोलता है लोग आज भी मुझे मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन वास्प बोलती है वी नीड समवन जो सबका भरोसा जीत सके। और तभी सभी सुपर हीरोज की निगाहें टिकती है, जिस पर प्रोफेसर एक्स भी कहता है नो वन इक्वल्स योर करेज कैप। वुल्वरीन चौंक कर बोलता है कैप्टन अमेरिका तो सबसे वीकेस्ट सुपर हीरो है, मैं नहीं मानूंगा इसकी बात। थॉर अभी तक चुप था, पर इतनी सारी बातें होने के बाद वो बोलता है आई एम द प्रिंस ऑफ द गॉड्स बट दिस मैन आई विल फॉलो थ्रू द गेट्स ऑफ द हेड्स। और कैप मुस्कुराता है और कहता है साउंड्स लाइक इट्स सेटल्ड। मतलब पूरी तरह से 10-15 मिनट की बकचोदी होने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि इस अनजान जगह पर इतने सारे सुपर हीरोज को लीड कौन करेगा। वो इंसान है क्वींस का एक 100 साल का बूढ़ा आदमी, दैट इज कैप्टन अमेरिका। बहरहाल कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि गैलेक्टस जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी कॉस्मिक बॉडी से धुआं निकल रहा था और उसी के बगल से उठता है एक आदमी नहीं, एक लेजेंड जो था डॉक्टर डूम। इतने बड़े टकराव के बाद भी ये साला जिंदा था। वो बोलता है आई लिव। डॉक्टर डूम घूर कर देखता है उस महाशक्तिशाली टाइटन को जो अब बेहोश पड़ा था। वो बोलता है गैलेक्टस भी जिंदा है लेकिन होश में नहीं। वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा था जैसे किसी बड़े प्लान का पहला मूव चल रहा हो। उसकी आंखों में एक जुनून है। वो सोच रहा है कि इतनी बड़ी शक्ति जो पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से भी बड़ी है। वो तुरंत एक फ्यूचरिस्टिक फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ता है जिसे बियॉन्डर ने बनवाया होगा और वो वही जगह होगी जहाँ पे शायद सारे सुपर हीरोज होंगे। डॉक्टर डूम डिसाइड कर चुका है मुझे उनसे बात करनी होगी, उन्हें रोकना होगा। ये जंग नहीं होनी चाहिए। पर क्या डॉक्टर डूम उन्हें कन्विंस कर पाएगा या ये शुरुआत होगी उस दिखावटी शांति की जिसके पीछे छुपा है एक और महायुद्ध। तो देखो शॉर्ट में बेसिकली यहाँ पे हम ये समझें कि तीनों महाशक्तिशाली दानवों के बीच जब टकराव हुआ तो गैलेक्टस वहाँ पे बेहोश पड़ा था। उसी के जस्ट बगल में डॉक्टर डूम भी मिलता है पर बियॉन्डर हमें वहाँ नहीं दिखता। अच्छा, ये टकराव होने के बाद डॉक्टर डूम को सारी चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पर किस पावर लेवल तक की बातें हो रही है और वो इन पावर्स को जान लेने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो सारे सुपर हीरोज को कन्विंस करेगा कि उन्हें साथ में मिलकर काम करना होगा। यहाँ कोई भी जंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखो अगर जंग हुई तो शायद सारे सुपर हीरोज के साथ डॉक्टर डूम भी मारा जाएगा। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जैसे ही बियॉन्डर के महल में कदम रखता है तो उसकी आंखों में चमक हम साफ देख सकते थे। ये महल किसी ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं था, ये बहुत ही इनक्रेडिबल था। डूम के मन में सिर्फ एक ही चीज थी, पावर। और तभी उसे दिखते हैं बाकी विलेंस जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे डॉक्टर डूम को जिंदा देखकर। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनका लीडर बनेगा, उन्हें गाइड करेगा बियॉन्डर के अगेंस्ट। लेकिन डॉक्टर डूम ने तुरंत उनकी नीयत समझ ली। बाकी विलेंस को बस ये जंग जीतकर किसी तरह की प्राइज चाहिए थी। उन सभी लोगों को बस उन्हीं के पीछे भागना था और ये सब बातें डूम के लिए बहुत ही बचकानी थी। जब एक विलेन ने कहा कि वो सिर्फ एक बड़ी लाइफ चाहता है, घर चाहता है, पैसा चाहता है, एक बहुत अच्छी लड़की चाहता है, तब डूम ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसका कहना था कि हम सिर्फ एक माइक्रोब्स हैं, हमें अपने अस्तित्व के आगे बढ़ना चाहिए और ये टाइम वही है। हमारे पास बहुत ही क्रूशियल टाइम है जिससे हम शायद इमोर्टल भी बन सकते हैं। इस लेवल की सोच हो गई थी डॉक्टर डूम की। पर यार देखो, सब डूम जैसे विजनरी नहीं होते हैं। कुछ विलेंस उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज थे, कुछ डरे हुए थे और कुछ बस मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन डूम ने सबको क्लियर करते हुए ये कहा, ये फाइट किसी ग्रीड के लिए नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंस की हायर लेवल तक पहुंचने के लिए है। सबके छोटी ड्रीम के पीछे डूम का जुनून एक अलग लीग पर था और अब वो इस फोर्ट्रेस के अंदर एक और कहानी लिखने जा रहा था जहां हर मूव उसे भगवान के बराबर नहीं, उसे भगवान ही बना सकती है। कहानी आगे बढ़ती है और डूम गुस्से से गरजता है, यू फूल्स, और अपनी गॉन्टलेट के पावर से बोल्ट छोड़कर वहां एक बहुत ही बड़ा धमाका करता है। एक्सप्लोजन करने के बाद डॉक्टर डूम बोलता है कि ये उन सुपर विलेंस को तब तक रोके रखेगा जब तक कि वो वहां से निकल नहीं जाता। लेकिन उसके चेहरे पर एक रियलाइजेशन थी। वो बोलता है कि मुझे पहले से ही ये समझ आना चाहिए था कि ये सारे लोग मेरी सोच नहीं समझ सकते हैं और अब इस टाइम पर सारे यूनिवर्स में शायद एक ही ऐसा इंसान है
जो मुझे समझ सकता है और वो इंसान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बियॉन्डर ने जाने अनजाने में उसके लिए एलियन शिप भी बाहर छोड़ दिया था और डॉक्टर डूम जैसे जीनियस माइंड को उस शिप को समझकर उसे चलाने के लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। डूम उस शिप को ठीक करता है और तुरंत उड़ान भर लेता है, लेकिन इन सारी घटनाओं को एक इंसान दूर से देख रहा था, वो था कैंग। वो बोलता है कि अच्छा, डूम सोच रहा है कि अब वो फ्री हो गया है और शायद वो उड़ान भरकर हमारे दुश्मनों से मिलने जा रहा है, लेकिन जब तक कैंग जिंदा है ये मुमकिन नहीं। कैंग फ्यूचर अर्थ का वॉरलॉर्ड जो एक एलियन कैनन के साथ खड़ा था, आंखों में जुनून, हाथों में तबाही। उसके लिए ये मशीन सिर्फ एक हथियार नहीं, ईगो की ट्रॉफी थी। और जैसे ही उसने फायर किया, आसमान छिल गया और एक न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ब्लास्ट हुआ जिसने सबको जला दिया। जंगल के बीच वो आग का गुलाल उतरा और एवेंजर्स एक्स-मैन के सारे स्क्वाड अलर्ट हो जाते हैं। कैप्टन अमेरिका ने सिग्नल दिया, हल्क ने जमीन पर पैर पटका और वुल्वरीन ने अपने क्लाउज निकाले। सबके मन में एक ही चीज चल रहा था, लेट्स मूव। पूरी टीम एकजुट होकर सामने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। स्पाइडरमैन मजाक में चिल कर रहा था क्योंकि इतनी बड़ी लेवल की लड़ाई तो शायद उसके लिए पहली बार थी, पर अंदर से सबको पता था ये मिशन एक रेस है, अगेंस्ट टाइम, अगेंस्ट फेट और अगेंस्ट कैंग। अच्छा, कुछ टाइम पहले कैंग ने जो न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ब्लास्ट किया था जिससे सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, उसकी इस वार से डूम भी नहीं बच पाया था। वो एक जले भुने बैटलफील्ड के बीच जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो जिंदा था। शायद उसके फोर्स फील्ड ने उसे बचा लिया था, पर उसका ईगो वो अभी भी आर्मर के अंदर जिंदा था, सॉलिड था। सारे हीरो शॉक में होते हैं। इसके बाद कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड उठाई, पर वुल्वरीन को डॉक्टर डूम पर भरोसा नहीं था। सब अलर्ट थे क्योंकि डूम इंजर्ड था, पर इंजर्ड होने के बाद भी वो ट्रस्ट के लायक तो नहीं ही था। वुल्वरीन एक सेकेंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता, पर कैप्टन अमेरिका के अंदर एक इंसानियत की चमक थी। उसने हेल्प ऑफर की। डॉक्टर डूम ने देखा, समझा और फिर उसने वो किया जो सिर्फ डॉक्टर डूम ही कर सकता था। सबका ट्रस्ट, सबका डाउट, सब कुछ तोड़ दिया। एक झटके में डॉक्टर डूम उठा, आंखों में जुनून और शब्दों में एरोगेंस। उसे ये मंजूर नहीं हो रहा था कि वो कमजोर पड़ चुका है और कोई सुपर हीरो उसकी हेल्प करने आया है। वो गुस्से में तेज एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे पूरा बैटलफील्ड एक बार फिर से किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ फिर से एक बार दहक उठता है। वार्निंग क्लियर है, ये बैटल सिर्फ हीरोज वर्सेस विलेन की नहीं, बल्कि ये डूम वर्सेस पूरे यूनिवर्स की है। बस कुछ ही पल के बाद वुल्वरीन का पेशेंट एकदम जीरो पर चला गया। डूम के इस कारनामे ने सारे सुपर हीरोज को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। हीरोज के कैंप में सरकाज़म चल रहा था, लेकिन ग्राउंड पे वाइब्स कुछ और ही थी। सारे सुपर हीरोज इस ब्लास्ट के बाद अपने आप को संभाल ही रहे थे, तभी रडार ने एक थ्रेट डिटेक्ट किया और लड़ाई के लिए हॉर्न बज गई। आयरन मैन अलर्ट हुआ और उसी मोमेंट में जमीन का सीना चीर के विलेंस की सुनामी निकल पड़ी। उसको लीड कर रहा था कैंग, जो कि है फ्यूचर का टायरेंट। उसकी आंखों में प्लान्स थी और हाथों में किसी को भी मार देने वाली हथियार, और उसके पीछे थे पूरा रफ गैलरी। डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस का टेंटिकल्स, एब्जॉर्बिंग मैन की चेन, एन्चांट्रेस की डार्क मैजिक और लिजर्ड का प्राइमरी रेज। ये कोई छोटी मोटी फाइट नहीं थी, ये थी क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, पावर और ईगो का बैटलफील्ड। हीरो अपनी पोजीशन ले रहे थे, पर विलेन ऑलरेडी फर्स्ट ब्लड लेने के लिए रेडी थे। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट्स वार 1984 का 12 इश्यूज में से पहले इशू का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और इसके बाद 11 इश्यूज और बचते हैं जो जल्दी ही इस चैनल पे आने वाले हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर अपना सपोर्ट दिखाएं, जिससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और ये वीडियो उन सारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्वल, डीसी और सुपर हीरोज की मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और आने वाले एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट्स वार मूवी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब देखो, अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते हो और फ्यूचर में क्या क्या चीजें होने वाली है, इसके लिए भी आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे। ये था सीक्रेट्स वार 1984 का इशू नंबर 1, जिसका नाम था द वॉर बिगिंस। हम जल्दी मिलते हैं इशू नंबर 2 में, जिसका नाम है प्रिजन्स ऑफ वॉर।